हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। गाइस देखिए, अभी हमारा चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि शोध अभिवृत्ति या शोध अभिक्षमता हम कह सकते हैं। और इससे पहले हमने 4 क्लास कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी 5th क्लास है। गाइस देखिए, जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले की क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है और कंप्लीटली सारी क्लास को देख लीजिए। हमने एक यूनिट भी कंप्लीट कर लिया है, टीचिंग एप्टीट्यूड। जिन लोगों ने अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास नहीं देखी यानी कि शिक्षण अभिक्षमता की क्लास नहीं देखी, तो देखिए यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। डिस्क्रिप्शन पर जाइए और प्लेलिस्ट के लिंक पर जाइए, सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी और वहां से सारी क्लास को देख लीजिए। बिल्कुल सारी की सारी क्लासेस को देख लीजिए। गाइस देखिए, आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाता है और कंप्लीट पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। गाइस देखिए, सारे लिंक आपको कहां मिलेंगे, व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए, प्रोफाइल में जाइए, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। सो गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, शोध के चरण और शोध की पद्धतियां हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे शोध प्रबंध और आलेख लेखन और फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, यानी कि जब शोध प्रबंध लिखते हैं तो कौन सी शैली अपनाई जाती है, कौन से फॉर्मेट अपनाए जाते हैं, शोध प्रबंध क्या है, आलेख और लेखन क्या है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं शोध प्रबंध क्या है। तो देखिए, वह दस्तावेज जो किसी शोधार्थी द्वारा किए गए शोध को विधिवत प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब यह है कि वह दस्तावेज जो शोधार्थी द्वारा किया गया शोध कार्य है, यानी कि रिसर्च स्कॉलर जो रिसर्च करता है, शोधार्थी जो शोध करता है, जिस विषय पे, जिस टॉपिक पर जब शोध कार्य कर लेता है, उसके बाद अपना जो शोध कार्य है उसको क्या करता है, यूनिवर्सिटी में सबमिट करता है, यानी कि अपनी रिसर्च को सबमिट करता है। तो वहां पर क्या करता है, विधिवत प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है, अपनी जो थीसिस है, अपने शोध प्रबंध को प्रस्तुत करता है। इसी को शोध प्रबंध को ही क्या कहा जाता है, शोध प्रबंध को ही थीसिस कहते हैं, थीसिस कहलाती है, थीसिस कहलाता है। तो देखिए गाइस, यहां पर सीधी सी बात यह है कि जब शोधकर्ता किसी विषय, किसी टॉपिक पर शोध करता है, स्टेप टू स्टेप जब शोध करता है, संपूर्ण कर लेता है, अपनी थीसिस भी लिख लेता है, शोध प्रबंध भी लिख लेता है, उसके बाद क्या करता है, यूनिवर्सिटी में सबमिट करता है, विश्वविद्यालय में सबमिट करता है और देखिए वहां पर प्रस्तुत करता है, अपने शोध कार्यों को प्रस्तुत करता है, यानी कि जो अपनी रिसर्च है, अपने जो रिसर्च थीसिस है, उसको वहां पर प्रेजेंट करता है। वहां पर टीम बैठी रहती है, सारे प्रोफेसर बैठे रहते हैं जो भी रिसर्च कमेटी के होते हैं, और वहां पर जो आपके रिसर्च टॉपिक है, रिसर्च आपके ही सब्जेक्ट के होंगे, जितने भी प्रोफेसर होंगे आपके ही विषय के होंगे, और जो टॉपिक होगा, जिस टॉपिक पर आपने शोध कार्य किया है, उस टॉपिक से संबंधित वहां पर क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछे जाता है, यानी कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सवाल जवाब वहां पर होता है, और जो शोधकर्ता होता है, शोधकर्ता को अपने टॉपिक से संबंधित सारे सवालों का जवाब देना होता है। यानी कि जो शोध कार्य किया गया है, स्टेप टू स्टेप जो शोध कार्य संपूर्ण किया गया है, और जब शोध कार्य को प्रस्तुत किया जाता है यूनिवर्सिटी में, तब जाकर उसे क्या कहा जाता है, शोध प्रबंध कहलाता है। जब आपकी जो थीसिस है वेरीफाई हो जाती है, तब जाकर उसे क्या कहा जाता है, रिसर्च थीसिस कहा जाता है, शोध प्रबंध कहा जाता है। सो गाइस, इतना समझ आ गया ना आपको। देखिए शीर्षक पेज, अब देखिए शीर्षक पेज क्या होता है। शीर्षक पेज जानकारी पूर्ण होना चाहिए, यानी कि जो आपका शोध का जो फ्रंट पेज है, जो आपकी रिसर्च की, आपकी थीसिस की, रिसर्च थीसिस की जो आपका जो फ्रंट पेज है, उस पर संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, देखिए सबसे पहले थीसिस के विषय को प्रकट करना चाहिए। जिस विषय में आप थीसिस कर रहे हैं, उस विषय का नाम होना बहुत जरूरी है। जिस विषय में आप शोध कर रहे हैं, उस विषय का नाम होना फ्रंट पेज पे, यानी कि शीर्षक पेज पे, फ्रंट पेज पे जो पहला पेज होता है,
वहां पर उस विषय का नाम होना बहुत जरूरी है। गाइस देखिए, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर लीजिए। जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए, उस विषय का नाम यानी कि फ्रंट पेज पर जिस विषय से आप शोध कर रहे हैं उस विषय का नाम होना बहुत जरूरी है। शीर्षक पृष्ठ में शीर्षक यानी कि जिस टॉपिक पर आपका जो विषय है उस विषय में जिस टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम फ्रंट पेज पर, उस टॉपिक का नाम फ्रंट पेज पर होना बहुत जरूरी है। शीर्षक पेज पर होना उस शीर्षक का नाम जिस विषय से आप रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, उस शीर्षक का नाम यानी कि उस टॉपिक का नाम होना बहुत जरूरी है। साथ में लेखक का नाम यानी कि आपका नाम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप शोध कार्य कर रहे हैं, शोध लिख रहे हैं, या जो भी शोध कार्य कर रहे हैं, जो शोध लिख रहे हैं, उनका नाम होना बहुत जरूरी है। थीसिस पर्यवेक्षक, देखिए थीसिस पर्यवेक्षक का नाम होना बहुत जरूरी है, यानी कि जिसके गाइडेंस में, जिसके अंतर्गत आप अपना रिसर्च कार्य कर रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं, जिसके गाइडेंस में आप अपना शोध कार्य कर रहे हैं, उनका नाम होना बहुत जरूरी है। थीसिस पर्यवेक्षक का नाम होना बहुत जरूरी है। और देखिए, स्थान और तिथि शामिल होना चाहिए। स्थान का मतलब यहाँ पर है जो जिस एरिया में आप शोध कर रहे हैं, जो आपका शोध का एरिया है, शोध का जो आपका क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आप अपना शोध कार्य कर रहे हैं, संपूर्ण करेंगे, जिस क्षेत्र में आप शोध कर रहे हैं उस स्थान का नाम होना बहुत जरूरी है। और साथ में जिस दिन आप शोध कार्य शुरू करेंगे, जिस दिन आप शोध कार्य शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपनी रिसर्च, और जिस दिन आप अपनी रिसर्च को कंप्लीट करेंगे, जिस दिन आप अपने शोध कार्य को संपूर्ण करेंगे, दोनों तिथियां होना बहुत जरूरी है, दोनों तारीख होना यानी कि डेट होना बहुत जरूरी है शीर्षक पेज पे यानी कि फ्रंट पेज पे। इतना समझ में आ गया ना आपका? अब देखिए सार, समझ गए ना इतना? ओके, देखिए सार में क्या होता है? संक्षेप में शोध समस्या, कार्य प्रणाली, प्रमुख परिणाम और निष्कर्ष बताता है। सार में क्या होता है? संक्षेप में लिखना पड़ता है कि जो शोध समस्या है, शोध करते समय हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये संक्षेप में लिखना होता है। अपनी कार्य प्रणाली लिखना होता है कि हमने किस तरह से शोध कार्य किया, और प्रमुख परिणाम, क्या क्या परिणाम निकलते हैं, किस तरह के परिणाम आपके शोध से निकलते हैं, वो लिखना बहुत जरूरी है। मेन यानी कि जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रमुख है, जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो लिखना बहुत जरूरी है। और लास्ट में निष्कर्ष निकालना बहुत जरूरी है, निष्कर्ष बताता है यानी कि निष्कर्ष निकालना बहुत जरूरी है। अब गाइस देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पर, टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी कि आपका जो पृष्ठ है, आपका जो शीर्षक पेज के बाद एक टेबल आती है, ठीक है, एक टेबल आती है जिसमें क्या करते हैं आप अपने पृष्ठों के नंबरों के साथ साथ अपने थीसिस के प्रमुख विषय, शीर्षकों और उपसूचियों को सूचीबद्ध करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो टेबल है, आपकी टेबल कंटेंट्स है, वहां पर आप क्या करते हैं, किस पेज पर कौन सा टॉपिक है, सबसे पहले किस पेज पर कौन सा टॉपिक है, कौन सा विषय है, मतलब विषय तो वही रहेगा लेकिन विषय के अंतर्गत, आपकी थीसिस के अंतर्गत, आपके शोध प्रबंध के अंतर्गत कौन से पेज में कौन सा टॉपिक है, ये फ्रंट पेज पे टेबल पर, कंटेंट्स टेबल पर लिखा होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि महत्वपूर्ण विषय यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु फ्रंट पेज के जो कंटेंट्स टेबल है वहां पर लिखा होगा। और उपसूची सूचीबद्ध करेंगे यानी कि सूचीबद्ध तरीके से सारे पॉइंट टू पॉइंट किस नंबर पर कौन से टॉपिक हैं और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो सारा कुछ आपको सूचीबद्ध करना है, यानी कि उपसूचियों को सूचीबद्ध करना है। तो ये टेबल कंटेंट्स में सारा मेंशन करना होता है। इतना आपको समझ आ गया ना? कंटेंट्स टेबल में ये सारा कुछ लिखना पड़ता है कि किस पेज में, यानी कि जो फ्रंट के पेज के बाद दूसरा पेज होता है, वहां पर एक टेबल होती है जिसमें पेज नंबर के साथ साथ किस पेज नंबर पर कौन सा टॉपिक है, ये सब कुछ लिखना होता है। अब देखिए, नामकरण, जो अपरिचित शब्द हैं यानी कि जो नए शब्द हैं उनका अर्थ लिखना। जो प्रतीक है, बहुत बार हम क्या करते हैं अपने शोध में, क्या करते हैं, मैप बना देते हैं, कहीं पर भी हम मैप बना देते हैं या कुछ भी बना देते हैं, मैप बना देते हैं, आयत बना देते हैं, आयकार, कुछ भी, कोई भी प्रतीक होता है, उन प्रतीकों का अर्थ लिखना बहुत जरूरी है। देखिए, उन प्रतीकों का अर्थ लिखना बहुत जरूरी है, शब्द और उनके अर्थ लिखना, यानी कि प्रतीक, जो प्रतीक आपने दिए हुए हैं, जो ऑप्शन, जो आपने एरो या गलत कुछ भी आपने मेंशन किया हुआ है, जो अपरिचित शब्द हैं, जो नए शब्द हैं, इन सभी शब्दों का अर्थ और उन शब्दों का अर्थ अच्छे से एक्सप्लेन करना है,
अच्छे से एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है। तो इतना आपको समझ आ गया ना। अब देखिए स्टाइल ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस में क्या क्या होता है। रेफरेंस में स्टाइल ऑफ रेफरेंस यानी कि रेफरेंसिंग में आप क्या क्या देंगे। सबसे पहले ग्रंथ सूची लिखेंगे, ग्रंथ सूची, संदर्भ और देखिए ग्रंथ सूची, संदर्भ और सिटेशन देना क्यों जरूरी है। देखिए सिटेशन देना, कभी भी ग्रंथ सूची और संदर्भ में सिटेशन देना क्यों जरूरी है। देखिए सिटेशन देना इसलिए जरूरी है क्योंकि सफल शोध तभी कहलाता है जब वहां पर आप सिटेशन देंगे। और सिटेशन क्या क्या देंगे, देखिए पाठक को मेरा पेन भी ना सही से काम नहीं कर रहा आज, पता नहीं क्यों। पाठक को मूल स्रोत खोजने में मदद करते हैं। क्या करते हैं, पाठक को मूल स्रोत खोजने में मदद करते हैं। लेखन कौशल में सुधार करता है, लेखन कौशल में क्या करता है, सुधार करता है। और आपके लेख में प्रामाणिकता का प्रभाव पड़ता है। देखिए सिटेशन देना इसीलिए बहुत जरूरी है, इन सभी चीजों का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले सिटेशन देना क्यों जरूरी है। यदि आप सिटेशन नहीं देंगे, ग्रंथ सूची और संदर्भ सूची नहीं देंगे, सिटेशन का मतलब होता है ग्रंथ सूची और संदर्भ सूची, ठीक है। जब आप रिसर्च करेंगे तो जो आपका शीर्षक पेज के बाद जो कंटेंट्स टेबल आएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, रेफरेंस देना है। रेफरेंस देने का मतलब यह है कि कहां से आपने क्या लिया है, किस बुक से आपने क्या लिया है। यदि आप कहीं से कुछ लेते हैं, किसी बुक से आप कुछ लेते हैं, तो उस बुक का नाम, उस राइटर का नाम और परमिशन के साथ आपको डालना है। ये नहीं कि आपने वहां पर साहित्यिक चोरी कर दी। ऐसे ही आपको परमिशन लेना होगा बाकायदा, उसके बाद ही आप अपनी रिसर्च में वो सारी चीजें मेंशन कर पाएंगे। ग्रंथ सूची को बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। ग्रंथ सूची को क्या कहा जाता है, बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। तो देखिए ये सारा कुछ आपको सिटेशन देना बहुत जरूरी है। किस बुक से, उस बुक का नाम, उस लेखक का नाम, किस पेज नंबर से आपने क्या लिया है, सारा कुछ आपको मेंशन करना होता है, ठीक है। तभी यह शोध महत्वपूर्ण होगा, तभी यह शोध सफल होगा। यदि आप साहित्यिक चोरी करेंगे, प्लेगराइज्म करेंगे, आप प्लेगराइज्म कहा जाता है इसको, यदि आप साहित्यिक चोरी करेंगे तो यह शोध सफल नहीं होगा, यह शोध सफल शोध के साथ साथ महत्वपूर्ण नहीं होगा। इसीलिए ग्रंथ सूची और संदर्भ में सिटेशन देना बहुत जरूरी है, यानी कि वहां से परमिशन लेकर आप पूरा रेफरेंस देंगे कि कहां से आपने क्या लिया है। पाठक को मूल स्रोत खोजने में मदद करता है, यानी कि जो आपकी रिसर्च को अध्ययन करेगा, पढ़ेगा, उसको काफी मदद मिलेगी कि आपने कहां से क्या लिया है। लेखन कौशल में सुधार करेगा, ठीक है, लेखन के कौशल में सुधार करेगा, यानी कि आपको अपना लेखन बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आप किसी का शोध पढ़ेंगे तभी जाकर आप उस शोध की शैली को देखेंगे, फिर उसके बाद अपने शोध में बहुत अच्छे से उससे भी बेहतर करेंगे। आपके लेख में प्रामाणिकता का प्रभाव पड़ता है, आपके लेख में क्या पड़ता है, प्रामाणिकता का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए यह दर्शाता है कि व्यापक रूप से पढ़ने के बाद लिखा गया विषय के बारे में अपनी समझ दिखाता है। देखिए यह दर्शाता है कि जब आप सिटेशन देते हैं, रेफरेंस देते हैं, तो यह दर्शाता है कि आपके व्यापक रूप में पढ़ने के बाद लिखा गया है, यानी कि आपने बहुत बार, यानी कि बहुत सारे शोध पत्रों को, शोध प्रबंध को, थीसिस को पढ़ा है, उसके बाद ही अपने शोध को, सॉरी मेरे वर्ड्स भी इधर उधर जा रहे हैं, उसके बाद आपने अपने शोध को लिखा है। विषय के बारे में, जो आपका विषय होगा उसके बारे में आपकी समझ को दिखाता है कि आपने कितने बेहतर तरीके से अपने शोध को लिखा है और प्रेजेंट किया है। देखिए प्लेगराइज्म से बचाता है, सिटेशन क्या करता है, प्लेगराइज्म से बचाता है। जो रेफरेंस और सिटेशन देना होता है वो क्या करता है, प्लेगराइज्म से बचाता है। प्लेगराइज्म क्या होता है, प्लेगराइज्म क्या होता है, देखिए प्लेगराइज्म कहा जाता है, ये क्या होता है, साहित्यिक चोरी होता है। क्या होता है, साहित्यिक चोरी होता है। आपको साहित्यिक चोरी से बचाता है। यदि आप परमिशन लेकर अपने शोध में लिखते हैं, रेफरेंस देते हैं, सिटेशन देते हैं, परमिशन लेकर किसी भी रिसर्चर, किसी भी लेखक का,
तो ये क्या करता है, प्लेगरिज्म से बचाता है, साहित्यिक चोरी से बचाता है। अपने तर्कों और विचारों के लिए सहायक साक्ष्य देता है। जो आपके तर्क हैं, जो आपके फैक्ट हैं, आपके विचार हैं, उनको सहायक साक्ष्य देता है। उनमें आपके विचारों को, आपके तर्कों को, आपके फैक्ट को क्या करता है, मदद करता है, साक्ष्य देता है, प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये सारा आज कंप्लीट हो गया है गाइस। देखिए अब आपकी एक या दो क्लास और है और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस, जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास का पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और देखिए डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। यदि आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक आपको कहां मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे।